सभी जनन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं एजुकेशन से जुड़ी हुई नई नई अपडेट्स डेली बेसिस पर। तो चलिए इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आज जो है मेरा वीडियो होने वाला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे 10 मेन की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई एनईपी क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि एनईपी ऑलरेडी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि उसको पढ़ने में ही आपको बहुत सारी मेहनत लग जाएगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए आपकी उस मेहनत को बचाने के लिए ही मैंने आपको एनईपी को जो है ब्रीफ समरी करने के लिए 10 की पॉइंट्स में डिवाइड किया है एंड होपफुली ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। सबसे पहली चीज़, किस चीज़ में, अगर आप इस वक्त एपीएस, केवीएस या फिर एनवीएस के एडहॉक इंटरव्यूज में रिटर्न पैनल जो रिटर्न एग्जाम होता है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिलीव मी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो या फिर रिटर्न जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो दे रहे हो। तो एनईपी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके लिए काम आएगा कि अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भाई पेडागोजी में तो इंक्लूडेड है ही, साथ में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि मेन जो है पॉइंट्स बताइए या एक ब्रीफ समरी दीजिए एनईपी की, तो आप क्या बोलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको आज 10 की पोस्टुलेट्स बताने वाली हूँ। पोस्टुलेट्स मतलब उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट पॉइंट। चलिए फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देख लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या कवर करता है वो भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इट इज बेस्ड अपॉन दी होलिस्टिक अप्रोच। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर जो एनईपी है वो बेस्ड है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? होलिस्टिक अप्रोच मतलब बच्चे का 360 डिग्री का डेवलपमेंट। अब 360 डिग्री आप बोलेंगे कि एंगल होता है, नहीं, एंगल वाला डेवलपमेंट नहीं। 360 का मतलब होता है कि चौतरफा डेवलपमेंट, चौतरफा विकास, जिसमें कि बच्चे का मेंटल हेल्थ भी शामिल हो, सोशल एनवायरनमेंट भी शामिल हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, और जो है वो बिहेवियरल कैसे पैटर्न रखता है वो भी हो, उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो भी हो। तो जितनी भी एक बच्चे से रिलेट करती हैं चीज़ें, चाहे वो उसके सोशल एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे वो उसके मेंटल स्टेटस को लेकर हो, चाहे फिर वो उसके फिजिकल जो है फिजिकल बॉडी को लेकर हो, चारों तरफ से जब आप उसके पूरे बिहेवियर को जो है निखारने का प्रयास करते हैं, पूरे बिहेवियर पे काम करते हैं, पूरी की पूरी उसकी लाइफ को जो है उसको बेस देने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो एनईपी बिल्कुल ये सजेस्ट करती है कि टीचर्स को अब सिर्फ बच्चों के मेंटल लेवल पर ध्यान नहीं देना है, बच्चे सोशली कैसे हैं, क्या उनके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, क्या वो सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे थॉट्स रखते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तभी आप होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं बच्चे को लेकर। तो ये हुआ हमारा आज का पहला पॉइंट, दैट इज होलिस्टिक अप्रोच विच इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द एनईपी। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है किस पर फोकस किया गया है भाई, ECCE। देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है और मुझे लगता है कि अगर आप स्पेशली प्री प्राइमरी और प्राइमरी के टीचर हैं तो आपको इसको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। क्या है ECCE? देखिए ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का मतलब क्या है भाई? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसे बच्चे जो कि आपको प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 2 तक के जितने भी बच्चे हैं वो इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं ECCE के अंदर, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और इसी में जो है बात की गई है FLN की भी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की भी बात की गई है। हालांकि वो क्लास 3 तक है पर ये वही वाली एज है जिसमें कि FLN की बात भी की गई है। तो ECCE के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस दिया है एनईपी ने, जहाँ पर आपको ये करना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मतलब ये जो प्री प्राइमरी और क्लास 2 तक के जो बच्चे होते हैं इनके लिए स्पेशल फोकस दिया गया है। स्पेशली उनको जो है उनका डेवलपमेंट, उनका लिटरेचर डेवलपमेंट, लिटरेसी डेवलपमेंट, उनका पढ़ना सीखना, रीडिंग सीखना, जो है न्यूमरेसी सीखना, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है किसने? एनईपी ने। तो यहाँ पर मैंने आपका जो है आपको बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ECCE। चलिए आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि एनईपी का हमारा आज का थर्ड पोस्टुलेट कौन सा होने वाला। रे बाप रे, ये आ गया न्यू स्ट्रक्चर। अभी तक आप इस चीज़ को लेके बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इस बात को लेके बड़े कंफ्यूज है कि ये 5+3+3+4
ये क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है और कौन कौन सी क्लासेस को कौन कौन से सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब हम क्लास 5 ये 5 सेक्शन जो देख रहे हैं, हम 5 स्टेजेस जो देख रहे हैं, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चे जो हैं इनको इन्वॉल्व किया गया है इन 5 पार्ट्स में। ठीक है, अगले 3 में कौन आएगा भाई, अगले 3 में आएंगे 3 से लेकर 5 तक के बच्चे, 3, 4, 5। ठीक है, 3 to 5 के इस थर्ड वाली जो सेकेंड वाली स्टेज है उस 3 उनके लिए है। नेक्स्ट 3 किसके लिए है, मिडिल स्टेज के लिए। ठीक है, इसको एलिमेंट्री स्टेज कहा गया है, इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कहा गया है, और बाकी के जो 3 है उसको बोला गया है मिडिल स्टेज, जो कि हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं भाई 6 to 8 के बच्चों को मिडिल स्टेज के बच्चों से हम जो है डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस में क्या क्या आता है ये तो आप भाई भली भांति समझ ही गए होंगे कि इन 4 सेक्शंस में आ जाएंगे आपके क्लासेस 9 to 12 है ना, 9 to 12 के बच्चे जो हैं वो इन 4 सेक्शंस में आपके आ जाते हैं। तो अब जो वैसे भी जो मैंने वैसे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है कि CBSE बोर्ड ने क्या क्या चेंजेस किए हैं 9, 10, 11, 12 के कोर्स में, कैसे कोर्सेज आएंगे, बोर्ड जो है 2 बार होने जा रहा है। तो 5 बड़े चेंजेस मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जाइए आप उसको पहले चेकआउट कीजिए। वीडियो की लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं कि आप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू स्ट्रक्चर जो है NEP का वो क्या है। अब चलते हैं हमारे आज के 4th पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया गया है NEP के द्वारा। क्या है ये, वोकेशनल एजुकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन? देखिए वोकेशनल एजुकेशन का मीनिंग होता है ऐसे स्किल कोर्सेज का इंट्रोडक्शन करना अपने अपने स्कूल्स में जो कि सिर्फ एकेडमिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस ना देते हो, साथ ही साथ में बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की प्रोडक्टिविटी और साथ में बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने का भी जो है क्षमता रखते हो, ऐसी एजुकेशन को डेवलप करना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। कैसे इंप्रूव करें, मतलब कैसे आपको इसमें डेवलपमेंट करना है अपने अपने स्कूल्स में। देखिए वोकेशनल एजुकेशन जो होती है, वोकेशनल एजुकेशन का सीधा मतलब यही होता है कि भैया कुछ मत करो, एक बाहर से कोई टीचर या फिर जो स्पेशल जो थोड़े से स्किल जो एजुकेटर्स होते हैं उनको आपको करना है अपॉइंट, और अपने बच्चों को कोई ना कोई नई स्किल सिखानी है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, वो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोडिंग आप सिखा सकते हैं, पॉटरी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो कि आप इस वोकेशनल एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेटर्स अब तो बहुत जगह जगह जो हो गए हैं, और स्किल डेवलपमेंट एजुकेटर्स के नाम से भी इनको बोला जाता है या इनको कहा जाता है। तो चलिए ये बात हुई हमारे वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। अब हम आइए चलिए बात कर लेते हैं आज के 5th पॉइंट की ओर, क्योंकि मैं आपको 10 पॉइंट्स पूरे बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट टीचर्स जो कि इस वक्त इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका इंटरव्यू है एडहॉक्स में या आपने कोई एग्जाम दिया है, आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो देखिए पुरानी पेडागोजी अब आप अभी तक जितनी पढ़ चुके हैं वो तो एप्लीकेशन होकर चली भी जा चुकी है। अब नया ज़माना आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नई पेडागोजी भी शिफ्ट की गई है। तो इसी माध्यम से मैं आपको जो है आज की पॉलिसीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर दो, और जो है एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाओ, सो दैट मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। चलिए चलते हैं। रीजनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ठीक, तो व्हाट इज द नीड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग रीजनल लैंग्वेज? देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि NEP में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन दिया गया है, दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर ऑल द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी लेवल के बच्चों के लिए, सभी क्लासेस के बच्चों के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको कंपलसरी कर दिया गया है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आप मुझसे क्यों ही पूछेंगे, इस वर्ड से या इस टर्म से तो आप बहुत ही ज़्यादा नोन होंगे कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। देखिए एक तो जो है आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑलरेडी चल रही है, इंग्लिश मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज हो गई, और एक आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो, और एक कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हो। दिस इज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और बेसिकली इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में भी सबसे ज्यादा एम्फेसिस या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है भाई? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है आपके रीजनल लैंग्वेज को, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसका यूज करना, उसको
जो है प्रायोरिटी देना, ये सबसे बड़ी चीज़, बड़ा चेंज है जो कि एनईपी ने इस बार अपनी एजुकेशन सिस्टम में डाला है। तो चलिए, ये हुआ हमारा आज का 5th पॉइंट। चलता है 6th पॉइंट की ओर। 6th पॉइंट कहता है हमारा डिजिटल इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज दिस डिजिटल इंटीग्रेशन? देखिए, डिजिटल इंटीग्रेशन का सीधा मतलब ये होता है कि आप जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसमें आप किस चीज़ का समावेशन करना, इंटीग्रेशन का हिंदी में मतलब मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज समावेशन करना। तो डिजिटलाइजेशन करना एजुकेशन सिस्टम का, यही सबसे बड़ा पोस्टुलेट है एनईपी का कि भाई जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को आप ऑनलाइन लेकर आइए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराइए, उनको ई कंटेंट बनाइए, उनका इवैल्यूएशन जो है वो डिजिटल रूप से कीजिए। तो डिजिटल चीज़ों का इतना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल चीज़ों का इंटीग्रेशन जो है वो होगा। तो ये रही बात कि डिजिटल इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से करना है। ठीक, इसके बाद चलते हैं आज के हमारे 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट हमारा कहता है रीथिंकिंग असेसमेंट्स। ठीक है, रीथिंकिंग असेसमेंट्स। रीथिंकिंग असेसमेंट्स ये क्या होता है? असेसमेंट्स को दोबारा सोचना है? नहीं। देखिए, रीथिंकिंग असेसमेंट्स का मतलब होता है कि अभी तक जो हम असेसमेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं, उस पर दोबारा विचार कर उसको नए तरीके से डिज़ाइन करेंगे और इस बार बच्चों को सेंटर में रख के। अब बच्चों को सेंटर में रख के मतलब ऐसा नहीं है कि उनको एक सर्कल में बिठा देना है और आसपास सारे टीचर्स को खड़े हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों का सेंटर मतलब एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हमको इसमें ट्राई करनी है और असेसमेंट को ऐसा रखना है कि वो पूरी तरीके से बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक मार्क्स करने के लिए हो, मार्क्स देने के लिए हो, सिर्फ ग्रेडिंग करने के लिए हो, सिर्फ उसको डिस्टिंक्शन देने के लिए हो, एग्रीगेट देने के लिए हो, या बच्चों को रैंक करने के लिए तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो, ऐसा नहीं है ना। असेसमेंट मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे का असेसमेंट। अगर आप कोई भी इवैल्यूएशन, कोई भी असेसमेंट एक बच्चे को दे रहे हैं तो उससे वो उस इवैल्यूएशन से, उस असेसमेंट से सिर्फ उस बच्चे का असेसमेंट होना चाहिए। इससे कोई भी रैंक नहीं होनी चाहिए, कि नहीं कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि बेटा आपने ऐसा किया है, आप ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था, वैसा करते तो वैसा हो सकता था, आप इस बच्चे से इतने लो हो, आप इस बच्चे से इतने हाई हो। तो दिस शुड नॉट बी डन इन द इवैल्यूएशन। इसीलिए हमको अपने असेसमेंट सिस्टम पर भी दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है और उसको रीडिजाइन करने की भी आवश्यकता यहाँ पर हमको पड़ जाती है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 8th पॉइंट की ओर। उससे जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से कर दीजिए। टीचर्स ट्रेनिंग, देखिए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ही ये पूरा चैनल मेरा ऑलरेडी समर्पित है भी। ठीक, जिसमें कि मैं बहुत सारी CPDs, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि भाई कितने सारी प्लेटफॉर्म्स करा रहे हैं। अब तो CBSE करा रहा है, NCERT करा रहा है, साइट करा रहा है, कितने सारे CPDs आपको मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको जानकारी यहाँ पर बता दूँ कि एक एकेडमिक सेशन में आप लोगों को, टीचर्स को स्पेशली 50 आवर्स, कितनी 50 घंटे की CPD करना अति आवश्यक है। ठीक है, अब 50 घंटे की ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर करें, पोस्ट सेशन क्विज करें तभी करें। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप जानते नहीं हैं, जो कि आप फॉलो करते हैं पर आपको ये नहीं पता कि वो भी CPD का हिस्सा है। इसके ऊपर भी एक ऑलरेडी मेरा वीडियो है जो कि मैंने NEP पर बेस करके पूरा बनाया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप करके CPD को जो है ले सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग के। जैसे कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी बुक में पब्लिश किया है आपने, अगर आप किसी दूसरे स्कूल में कोई वर्कशॉप लेने गए हैं, कोई सेमिनार अटेंड करने गए हैं, उसका भी आपको कुछ कुछ घंटे मिलते हैं। तो ये पता करने के लिए कि इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको कितने आवर्स का CPD मिलता है, आप उस मेरे वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि भाई टीचर्स ट्रेनिंग जो है एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, जो कि NEP के द्वारा बताया गया कि भाई टीचर्स को ट्रेंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। यहाँ से चलते हैं 9th की ओर। 9th पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। क्या होता है इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल का हमने बात की, इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब समावेशन करना, इंक्लूसिविटी का मतलब भी एक तरीके से समावेशन होता है, पर क्या बच्चों के सेंस में इसका मतलब होता है इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी का मतलब यही होता है कि चाहे किसी भी लेवल के बच्चे हो, चाहे वो एक स्लो लर्नर है, चाहे वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है हाई मेंटल एबिलिटी का बच्चा है, चाहे वो कोई एवरेज है, वी शुड नॉट थिंक सच थिंग्स। बस हमको क्या करना है, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है
इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करना है और सारे बच्चों को समान तरीके से देखना है। हमको कोई कंपैरिजन नहीं करना है कि नहीं ये बच्चा नहीं कर सकता, ये कभी करेगा ही नहीं, ये बच्चा इतना अच्छा है कि ये भैया यूपीएससी क्रैक कर जाएगा, आईएएस बन जाएगा। एवरेज वालों को बोलो अरे यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना बिजनेस ही खोल लेना। ऐसी कोई भी चीज़ हमें बच्चे के मन में नहीं डालनी है। दिस इज द ओनली मीनिंग फॉर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, जहाँ पर हमको बच्चे के अंदर ऐसी कोई भी भावना उत्पन्न नहीं करना है जिससे कि वो अपने आप को लो महसूस करे या अपने आप को एक्स्ट्रा हाई महसूस करने लगे, है ना। दे शुड नो दैट दे आर इक्वल इन द क्लास। तो ये हुआ आज की इंक्लूसिविटी और इक्विटी का टॉपिक। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल वो जो है पॉइंट होने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी दुविधा है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैम इस टॉपिक पर हमें जानना है, इस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज चाहिए, तो मैं उस टॉपिक का ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। वैसे तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑलवेज ओपन है, बट अगर फिर भी आप मुझसे पर्सनली ये कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो मेरे पास एक जो है छोटा सा एक हमारी छोटी सी टेलीग्राम फैमिली है, एक छोटी सी व्हाट्सएप फैमिली है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है उसमें मैं डायरेक्ट पीडीएफ्स जो कई बार होती हैं, जो कि क्विज़ वगैरह मैं सॉल्व करती हूँ, या फिर टीचर्स ट्रेनिंग की जो पोस्ट सेशन क्विज़ होती हैं उनके आंसर्स डालती हूँ, तो वो भी मैं इसी पर फॉलो करती हूँ, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट क्या कहता है भैया, बड़ा भारी सा ये चीज़ है, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। व्हाट इज सब्जेक्ट इंटीग्रेशन मैम, क्या होता है? इसको सुन सुन के हम थक चुके हैं कि सब्जेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, प्लीज़ कुछ तो बताइए। तो बिल्कुल आज हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अगर कोई एक चीज़ पढ़ा रहे हैं और एक चीज़ पढ़ाते पढ़ाते आपने उसको कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे सब्जेक्ट से, और वहाँ पढ़ाते पढ़ाते आपने फिर से कनेक्ट कर दिया किसी तीसरे सब्जेक्ट से, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, जहाँ पर आपको बताते हैं कि भाई सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करिए हमेशा। आप अगर सर्कल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सर्कल में आप बता दीजिए कि भाई मैथ्स पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, मैथ्स में मैं सर्कल पढ़ा रही हूँ। मैं बच्चों से बोले बेटा सर्कल क्या क्या होता है, वो बोलेंगे सन होता है, मून होता है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको सन की दे दी, मून की दे दी। हम पढ़ा रहे थे, मैथ्स पहुंच गए ईवीएस में, है ना। फिर इसके बाद जब हमने अर्थ की बात की, तो अर्थ में बेटा पानी है, ये है, वो है, तो ईवीएस के साथ साथ हमने थोड़ी थोड़ी ज्योग्राफी भी उनको एक्सप्लेन कर दी। एक जो है हमने अर्थ का जो है उनसे डायग्राम बनवा लिया, एक कार्टून एनिमेशन टाइप का, उसमें हमने आर्ट को इंटीग्रेट कर दिया। तो ऐसे करके एक चीज़ से, एक सब्जेक्ट से जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब आप उसको बोलते हैं सब्जेक्ट इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। इसके अलावा और कोई आपको दुविधा होती है तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑलवेज ओपन है, हमेशा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक की ज़रूरत हो तो। अदरवाइज टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप तो हैं ही। और चलती हूँ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।